हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। एग्जाम्स आने वाले हैं। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा आपको पता है, एग्जाम आने से पहले बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं ताकि एग्जाम्स में आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो, जो कंसेप्ट आते हैं वो और अच्छे से आ जाएं और कमांड आपकी कंसेप्ट पे अच्छी हो जाए। तो इसीलिए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं और आज से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। और कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी लास्ट ईयर हुए हैं, दिसंबर 23 या जनवरी 24 के जो क्वेश्चंस है ना, उनको अब हम लोग डेली लगाएंगे। आप सब लोग जरूर से जुड़ो। ये वीडियोस जो हैं, आप सबको कभी भी जब आप फ्री हो तो आप उठा के देख लो। ये पूरी सीरीज जो है अब आपको मिलने वाली है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको काफी ज्यादा फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से। इसके अलावा जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं उसकी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज भी जो है वो आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है। तो अगर नहीं ज्वाइन कराया जरूर से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारी ऐप है जिसपे पेड कोर्सेज और सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। उनका भी डेमो जरूर से देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे पूरी सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट बनाई हुई है पेपर उनके सभी सेक्शंस की। अगर भाई अभी तक नहीं देखा है तो देख लो। ऐसा मत सोचना फ्री में अवेलेबल है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई मैंने आपको बहुत ही वैल्यूएबल चीज जो आपको कई लोगों के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी, वो मैंने इन प्लेलिस्ट में आपको दे दिया है। तो ये बेसिक्स है, मतलब इसको तो आपको स्किप करना नहीं है। और बहुत ही टू द पॉइंट छोटे छोटे वीडियोस में ये आपको मैंने समझाया हुआ है, जरूर से चेकआउट करें। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पीपल एंड एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में कौन से पॉइंट्स यहाँ दिए हैं जो कि सत्य हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। प्रोड्यूसर गैस एक ऐसी गैस होती है जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं और जो बायोमास या जो कोयला वगैरह है उससे बनाई जाती है ये गैस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जनरली फ्यूल सॉलिड होता है जैसे कोयला वगैरह या बायोमास वगैरह। अगर हम उसे गैस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो उसी को हम बोलेंगे, उसी फ्यूल को हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस। तो ये देख लेते हैं कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी बातें गलत हैं। सबसे पहले, इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बायोमास इनटू गैसियस फ्यूल्स। तो सॉलिड जो बायोमास है उसको गैस में बदल देते हैं, तो ये सही बात है। दूसरा, इट इज डन एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मतलब ठंडा टेम्परेचर। तो ये जो प्रोड्यूसर गैस है इसका यूज हम ठंडे टेम्परेचर के लिए करते हैं, जो कि बात गलत है। आप सबको पता है कहीं भी जब कंबशन होता है, जलाया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है या सॉलिड को गैस में बदला जाता है, तो वहाँ हीट की जरूरत होती है। लोअर टेम्परेचर पे काम नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन्स। यानी कि इसे कंबशन करने के लिए, कंबशन का मतलब होता है ताप या हीट जनरेट करके एनर्जी बनाना, तो कंबशन के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये भी बात यहाँ पे सही हो जाएगी। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये प्रक्रिया होती है तो वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है। देखो भाई, कंबशन अगर हो रहा है तो ऑक्सीजन होना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के जलने की प्रक्रिया, कंबशन प्रोसेस नहीं हो सकता है ना। तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। और ई पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन एंड मीथेन प्रेजेंट इन प्रोड्यूसर गैस डिटरमाइन द हीटिंग वैल्यू। और कौन सी प्रोड्यूसर गैस कितनी हीट करेगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें हाइड्रोजन या मीथेन वगैरह कितना है। तो जैसा कि हमें पता है ये सब ज्वलनशील गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया। और जिस भी इन्वायरमेंट में या जिस भी गैस में इनकी जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वो उतनी ज़्यादा ज्वलनशील होगी, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी वो हीट प्रोड्यूस करेगी। तो ये भी बात हमारी सही हो जाएगी, यानी हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि सही आंसर क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है कि अगर ऑनलाइन सर्वे कराए जाए, यानी कि ऑनलाइन गूगल फॉर्म वगैरह दे करके डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की जाए, तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लमैटिक इश्यूज आ सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं इसके अंदर होती हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखो भाई, जब भी आप ऑफलाइन
किसी से डेटा लेते हो, पहले ज़माने में जब इंटरनेट नहीं थे तो हम लोग फॉर्म बांटते थे हर एक व्यक्ति को और उनसे जो है उनका डेटा लेते थे। तो जब भी आप किसी समूह को फॉर्म बांटते हो तो हर व्यक्ति को आप एक एक फॉर्म देते हो, वो आपको जो है क्योंकि एक ही फॉर्म उसके पास है तो भर के आपको दे देता है। लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एक फॉर्म को एक आदमी मल्टीपल टाइम भर सकता है, यानी और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, कि भाई एक ही आदमी जो है जैसे आजकल आप देखते हो ऑनलाइन पोल्स होते हैं, या आप बिग बॉस का एग्जांपल ले सकते हो जहां किसी कंटेस्टेंट को जिताने के लिए कोई व्यक्ति 100 लोगों से वोट करवा देता है या खुद ही 100 नंबर खरीद के वोट कर देता है। तो ऑनलाइन का ड्रॉबैक है कि मल्टीपल कॉपीज हो जाती हैं और ऐसे डेटा का जो है रेप्लिकेशन हो जाता है, बार बार एक ही व्यक्ति जो है ऐसा हो सकता है उसने डेटा भर दिया। तो उसी पे बेस्ड ये सवाल है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मैनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि क्या ड्रॉबैक है कि एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार के इंटरनेट, अलग अलग प्रकार के ब्राउजर, अलग अलग प्रकार के जो डिवाइसेस हैं उनका यूज कर सकता है, यानी कि डेटा का एक डुप्लीकेशन कर सकता है। उसके बाद है एवरी पर्सन हैज वन यूनिक ईमेल एड्रेस, हर व्यक्ति का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। तो यहाँ अगर यूनिक ईमेल एड्रेस होगा और एक ईमेल एड्रेस बाध्यता होगी उस फॉर्म को भरने के लिए, तो ये डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। जैसे गूगल फॉर्म में आप देखें कभी कभी आपको ऑप्शन आता है कि आपको साइन इन करना होता है और साइन इन करने के बाद फॉर्म को भरना होता है। तो अब आपका जो एक ईमेल आईडी होगा उस पर आप दोबारा वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, दूसरे ईमेल आईडी अगर आप बना लें तो भर सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक नहीं है, ये सही बात, ये अच्छी चीज़ है कि एक यूनिक ईमेल आईडी अगर किसी यूजर का होता है। उसके बाद है हाउस होल्ड में है वन कंप्यूटर बट सेवरल यूजर्स, एक घर में एक कंप्यूटर है लेकिन कई लोग उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर को अगर जितने ज़्यादा लोग यूज करेंगे या जैसे किसी फॉर्म को जितने ज़्यादा लोग भरते चले जाएंगे तो ये एक इशू हो सकता है। उसके बाद इंटरनेट यूजर्स आर बायस्ड सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, बायस्ड सैंपल का मतलब होता है कि आपका जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसमें से आप कुछ ऐसा सैंपल चुन रहे हैं जो कि सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है पूरे के पूरे पॉपुलेशन का। तो कैसे इंटरनेट के यूजर्स बायस्ड सैंपल होते हैं, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होते पूरे पॉपुलेशन का, क्योंकि इंटरनेट यूज करने वाले जो लोग हैं वो कुछ प्रतिशत हैं पूरी पॉपुलेशन का, यानी कि जिन पे आप रिसर्च कर रहे हो। इंटरनेट यूज करने वालों के अपने अलग पैटर्न्स होते हैं, इंटरनेट ना यूज करने वालों के अपने अलग पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आप कोई सर्वे ऑनलाइन ही करा रहे हो तो वो लोग आपके सर्वे से बिल्कुल छूट जाएंगे जो इंटरनेट नहीं यूज कर पाते हैं। तो हमें जो भी डेटा इंटरनेट में मिलता है डिपेंडिंग अपॉन हमारे रिसर्च टॉपिक क्या है वो बायस्ड हो सकता है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। यानी ए, सी और डी यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, आइए इसे देखते हैं। आईसीटी का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। यह कह रहा है कि अगर हम सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज को कंपेयर करते हैं प्राइमरी स्टोरेज से तो कौन सा यहाँ पे पॉइंट सही होगा। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज आखिर होते क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज है जहाँ पे हमारा डेटा सेव होता है हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में, मूवीज़, फाइल्स, पीडीएफ जो भी हम सेव करते हैं जहाँ पे वो सेकेंडरी स्टोरेज है। और जो प्रोसेसिंग में जब कंप्यूटर चल रहा है उसमें जो मेमोरी या स्टोरेज मदद करता है वो प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है। तो रैम इसका एक एग्जांपल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनमें अंतर क्या है या इनमें क्या फीचर्स हैं, फीचर्स या अंतर या कंपैरिजन की बात करें तो उसमें मात्र इतना है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो सस्ता होता है और प्राइमरी स्टोरेज महंगा होता है। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज स्लो होता है स्पीड में और प्राइमरी स्टोरेज फास्ट होता है। तो बस इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज जो है वो प्राइमरी स्टोरेज के कंपैरिजन में कैसा होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज कैसा होता है, सॉरी प्राइमरी स्टोरेज कैसा होता है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में। अगर हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो वो कैसा है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, स्लोअर होता है, नहीं, प्राइमरी स्टोरेज फास्ट होता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है फास्ट के। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, यहाँ लिखा है फास्टर लेस एक्सपेंसिव, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव,
प्राइमरी स्टोरेज ज़्यादा फास्ट होता है और इसीलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। बस इतनी सी बात है, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं, इतनी 2 लाइन के ज्ञान से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है। आइए देख लेते हैं इन दोनों स्टेटमेंट में कौन से सही और कौन से गलत है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है, सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है उसमें टीचर गिव अप कर देता है, यानी छोड़ देता है ट्रेडिशनल अप्रोच को। जो ट्रेडिशनल टीचर का रोल होता है पुराने ज़माने की क्लासेस में, उसको छोड़ देता है और कौन सा रोल चुनता है? कौन सा रोल चुनता है? एक फैसिलिटेटर का रोल चुनता है जो कि स्टूडेंट की फीलिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इस बात को समझो, ये जो क्वेश्चन है ये टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग से है। टीचर सेंटर्ड मतलब पुराने ज़माने का तरीका जिसमें टीचर एक अथॉरिटी वाला पर्सन होता है क्लास में और स्टूडेंट को उसे सुनना पड़ता है, लेक्चर बेस्ड मेथड भी होता है उसके अंदर। और स्टूडेंट सेंटर्ड नया तरीका है जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट को समझने की कोशिश करता है और उसके हिसाब से या हर स्टूडेंट के हिसाब से ज्ञान देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे उल्टा कह रहा है स्टेटमेंट में, कह रहा है टीचर सेंटर्ड लर्निंग में टीचर जो अपना पुराना डिसीजन मेकिंग रोल है उसे छोड़ देता है और एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। तो ये लर्नर सेंटर्ड का पॉइंट है, ये टीचर सेंटर्ड का पॉइंट नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। जबकि दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखें तो यह कह रहा है लर्नर सेंटर्ड मेथड जो होता है उसमें टीचर दुनिया को ऐसे देखने की कोशिश करता है जैसे एक स्टूडेंट देखता है, यानी कि स्टूडेंट के तरीके से चीज़ों को समझने की टीचर यहाँ पे कोशिश करता है। और क्या करता है? क्रिएट करता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर या एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि स्टूडेंट के लिए एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन वहाँ पे अवेलेबल कराता है। एम्पैथेटिक मतलब जहाँ टीचर इमोशनल रूप से स्टूडेंट से जुड़ा हो, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझे और उनका समाधान, हर एक स्टूडेंट के प्रॉब्लम का समाधान वो करने की कोशिश करे। तो ये सही बात है क्योंकि जो लर्नर या जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है इसमें स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमारा जो फैलिसीज हैं लॉजिकल रीजनिंग की उसके अंदर से आया है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कौन सी फैलिसी जो है वो लग रही है। तो पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है द मोर लॉज हैव बीन एडेड ऑन द बुक्स इन द पास्ट 5 years देन एवर बिफोर, येट द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। कह रहा है पिछले 5 सालों में जितने ज़्यादा अपराधों को रोकने के लिए कानून डाले गए हैं उतने ही रेट से जो अपराध हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पिछले 5 सालों में कानून बढ़ते चले जा रहे हैं अपराधों को रोकने के लिए और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अपराध भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसीलिए निष्कर्ष निकाला जा रहा है इन प्रीमाइसेस से, देयरफॉर टू ब्रिंग द क्राइम्स रेट डाउन वी मस्ट एलिमिनेट लॉस। और इसीलिए अगर हमें अपराधों को कम करते जाना है, अगर हम चाहते हैं कि अपराध कम होते चले जाएं तो हमें लॉस को और अपराधों को रोकने के जो कानून हैं उन्हें भी कम करते चले जाना चाहिए, है ना। फिर से समझ लो क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि पिछले 5 सालों में हम कानून जो है स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, अपराधों के लिए कानून बनाते चले जा रहे हैं और उसी के साथ जो है अपराध और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब अगर अपराधों को कम करना है तो हमें उन बनाए हुए कानूनों को भी हटा देना पड़ेगा और उन्हें भी कम करते जाना पड़ेगा, है ना। तो कौन सी फैलिसी जो है इसके अंदर कमिट हो रही है, ध्यान से समझो। एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहा था और मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। एक बार क्या हुआ कि एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले मैंने गलती से मिर्ची खा ली बहुत ज़्यादा और उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मेरा नेट क्लियर हो गया। उससे मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर किसी भी एग्ज़ाम से पहले मिर्ची खा लो तो क्या होता है, नेट क्लियर हो जाता है। तो मैं इसी डिज़ाइन पे एक आर्गूमेंट बना सकता हूँ कि जब मैंने बिना मिर्ची खाए एग्ज़ाम दिया तो मेरा नेट का पेपर नहीं निकला, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। लेकिन जैसे ही एक दिन मैंने मिर्ची खाई और मिर्ची खा करके जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मेरा एग्ज़ाम निकल गया। आप समझ पा रहे हो, सेम वैसी ही फैलिसी इस आर्गुमेंट में है। मेरी बातें सुन के आपको समझ में आ रहा होगा भाई ये तो सही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ,
लेकिन कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंदर फैलेसी कहाँ है। फैलेसी है भाई, क्या फैलेसी है? जो कारण परिणाम का संबंध है वो गलत है, कॉज और इफेक्ट का जो संबंध है गलत है। जिस तरीके से मिर्ची कारण नहीं है मेरे नेट के पेपर निकल जाने का, उसी तरीके से जो बढ़ते हुए लॉज हैं वो एसोसिएटेड नहीं है, वो सही कारण नहीं है बढ़ते हुए क्राइम्स का। लॉज बढ़ते जा रहे हैं अपराध के लिए, वो अपनी कहानी है, उनका कोई संबंध नहीं है कि लॉ बढ़ने के कारण ही अपराध ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने इन दोनों को साथ में देख लिया और फॉल्स कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन लगा दिया, तो हम गलत निष्कर्ष उससे निकालेंगे। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कानून कम कर दो अपराध के, तो अपराध भी अपने आप कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर है चौथा, यानी फॉल्स कॉज की फैलेसी। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे। कैसा आपको ये वीडियो लगा होगा और कमेंट में लिख करके जरूर से बताना। और इसी तरीके से अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इसी तरीके के और वीडियोस और ढेरों क्वेश्चन, मतलब कि आपके फ्री में सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा इस चैनल के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से। कमेंट में भाई जरूर लिख के बताना, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये जो आपने पूरा वीडियो देखा वो आपको ओवरऑल कैसा लगा। तो जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से और क्वेश्चंस आपको फ्री में मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए, तो जो हमारी सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है और जो हमारा सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे टू द पॉइंट बने हुए यहाँ पे वीडियो लेक्चर हैं फुल कोर्सेज के अंदर, उनका डेमो भी जरूर से लो। और उसके लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जरूर से चैट कर लो, जहाँ पे आपको सारे डेमो लिंक मिल जाएंगे और कैसे आपको फी वगैरह सबमिट करनी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये भी मिल जाएगा। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।